दोस्तों आज से हम लोग चर्चा करेंगे भारत के भूगोल को लेकर। दोस्तों इसका एक प्लेलिस्ट तैयार होगा और भूगोल के अलग अलग महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह रहेगा इस प्लेलिस्ट में, और आप लोग ये प्लेलिस्ट को पूरा संभाल के रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये प्लेलिस्ट आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा कि आपको इसके बाद बहुत ही कम अलग अलग जाने की जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों भारत के भूगोल के परिप्रेक्ष्य में अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल क्या है। दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल मतलब एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, एकदम नोट करके रख लीजिए, कॉपी पेन अपने साथ में रखिए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। अब दोस्तों भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूरे विश्व में अगर आप बात करेंगे तो इसका स्थान 7वां है, ये भी याद रखिएगा। अक्सर ये पूछ देता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, तो क्या है, 7वां है। और दोस्तों पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देशों का सीक्वेंस भी याद रखिए। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया है जिसका पहला स्थान है। उसके बाद दूसरा देश कनाडा है। तीसरा देश क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहा हूं, तीसरा देश चाइना है। चौथा देश अमेरिका है। पांचवा देश ब्राजील है। छठवां देश ऑस्ट्रेलिया है और सातवां देश भारत है। तो दोस्तों आप एक क्षेत्रफल में क्रम भी याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों अगर हम लोग भारत की जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या 121.08 करोड़ है। दोस्तों आप एक पॉइंट को नोट करके रखिएगा, कभी भी अगर कोई आपसे अगर क्वेश्चन पेपर में अगर जनसंख्या पूछेगा तो कभी भी कुछ लोग 140 करोड़ बोलते हैं, 141 करोड़ बोलते हैं, हो सकता है होगा जनसंख्या, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई भी सरकारी आंकड़ों में कभी भी जनसंख्या 2011 के अनुसार ही मानी जाती है और उसी के अनुसार आपको लिखना है, आपको याद करके रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों भारत की जनसंख्या उसके परिप्रेक्ष्य में कितना है, 121.08 करोड़। और दोस्तों ये पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और दोस्तों अभी अगर भारत जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो विश्व में दूसरा स्थान रखता है और पहला स्थान दोस्तों विश्व में जनसंख्या के हिसाब से किसका है, पहला स्थान है चाइना का। तो दोस्तों विश्व में जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान चाइना और दूसरा स्थान भारत। अब दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आता है भू आवेष्टित राज्य। दोस्तों भू आवेष्टित राज्य मतलब लैंड लॉक स्टेट, ऐसे स्टेट को कहते हैं ना जो न ही कोई समुद्री सीमा से लगता है और न ही किसी और देश के सीमा से लगता है। मतलब दोस्तों भारत का ऐसा राज्य न कोई किसी देश से बॉर्डर शेयर करता, न ही समुद्र से बॉर्डर शेयर करता, उसको क्या बोलते हैं, भू आवेष्टित राज्य। तो दोस्तों दिमाग में रखिएगा 5 राज्य हमारे देश के भू आवेष्टित राज्य है, एकदम इसे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड और पांचवा तेलंगाना। इसको आप एकदम नोट करके रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं तटीय राज्य के बारे में। दोस्तों तटीय राज्य उसको कहते हैं ना जिनकी सीमा भारत के समुद्र से लगती है। अब दोस्तों तटीय राज्यों में 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भारत के समुद्र से लगती है। तो इन राज्यों का नाम जरा दिमाग में रखिए, नोट करते जाइए और जैसा मैं बता रहा हूं उस सीक्वेंस में ही नोट करिए। सीक्वेंस आगे पीछे अगर करिएगा तो ये राज्य तो याद कर लीजिएगा, लेकिन इससे संबंधित और जो जानकारियां होगी, जो जीके होंगे, वो आपको छूटेंगे, इसलिए सीक्वेंस में याद करिएगा। अब नोट करिए, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु, पांचवा है केरला, छठवां है कर्नाटक, सातवां है गोवा, आठवां है महाराष्ट्र और 9वां है गुजरात। अब दोस्तों ये तो अक्सर पूछता है कि तटीय राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं, अब काम हो गया। अब दोस्तों इन तटीय राज्यों को 2 भागों में बांटा गया है। अब पहला भाग क्या है, वो है पूर्व तटीय राज्य और पश्चिम तटीय राज्य। अब दोस्तों पूर्व तटीय जो राज्य है ना उनकी संख्या 9 में से 4 है। अब इसको याद करके रखिए, पूर्व तटीय राज्य को, उसमें कौन सा है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये चारों जो तटीय राज्य है वो पूर्व तटीय राज्य हैं।
और दोस्तों पश्चिम तटीय राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम तटीय राज्य क्या, वो भी नोट करिए, केरला, उसके बाद कर्नाटक दूसरा, तीसरा क्या है गोवा, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा गुजरात। तो दोस्तों 5 जो राज्य है वो पश्चिमी तटीय राज्य है। अब दोस्तों कुछ स्पेशल नाम देख लीजिए। पूर्व तटीय राज्य को हम लोग बंगाल की खाड़ी वाले राज्य भी कहते हैं, और जो पश्चिमी तटीय राज्य है ना उन्हें अरब सागर से संबंधित राज्य कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई ऐसा पूछ दे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरब सागर से लगा है, तो दोस्तों मैंने आपको ही बताया कि जब भी पश्चिमी तटीय राज्य का संबंध अरब सागर वाले राज्य से होता है तो आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन आएगा महाराष्ट्र। क्यों, क्योंकि वो पश्चिम तटीय राज्य है और पश्चिम तटीय राज्य का संबंध किससे होता है, अरब सागर से। और अगर जैसे आपसे पूछ दे कि कौन सा राज्य पूर्व तटीय है तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आपको क्या आंसर लेना है, आंध्र प्रदेश लेना है, क्योंकि पूर्व तटीय राज्य को क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी संबंधित राज्य भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये राज्य का काम हो गया। अब दोस्तों तटीय राज्यों में कुछ स्पेशल नाम याद रख लीजिए, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 चांद लगा देगा। वीडियो देखते रहिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन जल्दी छूट के भागेगा नहीं कम से कम। अब दोस्तों तटीय राज्य का अब कुछ विशेष नाम है ना, ये आप लोग दिमाग में रखिए, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करते तो भी अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिए मालाबार तट। दोस्तों जो केरल का जो राज्य तटीय भाग, हम लोग उसे मालाबार का तट बोलते हैं। अब दोस्तों अगला बात करें तो कर्नाटक का जो तट है जो समुद्र से लगा हुआ, उसको कोनार तट बोलते हैं। और दोस्तों उसके बाद गोवा और महाराष्ट्र के जो तट है ना उसको कोंकण तट बोलते हैं। दोस्तों कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि कर्नाटक में कन्नड़ चलता है और उसी से रिलेटेड चीज कर्नाटक के तटीय भाग को कोंकण तट समझ लेते हैं, वहीं पर उनकी गलती हो जाती है। दोस्तों महाराष्ट्र और गोवा के जो तट को क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। और दोस्तों आपको कोंकण रेलवे, ये भी जीके से जीके फूटता है, जैसे कि आपको पूछा जाए कि कोंकण रेलवे कहां से कहां तक चलता है, जो बहुत सुंदर रेल मार्ग है। तो दोस्तों कोंकण जो रेलवे है, तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र और गोवा के तटीय भाग को कोंकण तट जब बोलते हैं तो फिर वो रेलवे भी कहां चलता होगा, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में। तो ये भी आपका एक जीके क्लियर होता है। अब दोस्तों उसके बाद अगर अगला तट का बात किया जाए तो दोस्तों काठियावाड़ तट। दोस्तों गुजरात के समुद्र तटीय भाग को हम लोग काठियावाड़ तट बोलते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं पूर्व तटीय भाग में। तो दोस्तों पूर्व तटीय भाग का स्टार्टिंग हम लोग करेंगे नीचे से, तो तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। और दोस्तों कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चलता है वो तमिलनाडु के तटीय भाग से चलता है, इसलिए उसको कोरोमंडल एक्सप्रेस कहते हैं। तो इस तरीके से आप दिमाग में रखिएगा। अब दोस्तों उसके बाद दिमाग में रखिएगा उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो तटीय भाग जो है ना उसको बोलते हैं हम उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा। दिमाग में फिर से नोट कर लीजिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को सम्मिलित रूप से उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा कहते हैं। और दोस्तों पश्चिम बंगाल के तटीय भाग को हम लोग दीघा सीमा कहते हैं। क्या बोला दोस्तों, पश्चिम बंगाल के तटीय भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, दीघा सीमा। अब दोस्तों हम लोग जलीय जो बंटवारा रेखा को भी लोग जान लेते हैं, जो बहुत आपके लिए काम का है। दोस्तों जो 8 डिग्री चैनल नाम नोट करके रखिएगा, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। 8 डिग्री चैनल जो होता है ना, मालदीव और मिनी काय को अलग करने वाला जो जल का जो विभाजक रेखा को क्या बोलते हैं, 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। और दोस्तों जो मिनी काय और लक्षद्वीप को अलग करता है ना दोस्तों, उसको हम लोग 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो दोस्तों फिर से दिमाग में रख लीजिए, अगर मालदीव और मिनी काय को अलग जो करता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, 8 डिग्री चैनल। और जो मिनी काय और लक्षद्वीप को अलग करता है उसको क्या बोलते हैं, 9 डिग्री चैनल। और दोस्तों लघु अंडमान और निकोबार को जो जल विभाजक रेखा अलग करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। और दोस्तों भारत और श्रीलंका को जो लाइन अलग करता है ना दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भारत का जलीय जो विभाजन इस वीडियो में कंप्लीट होता है। और इसके अगले वीडियो में, इसके अगले भाग में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें भारत का स्थलीय विभाजन और भारत के भूगोल का जो बेसिक जो जानकारी रहेगा और जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा,
वो आपको उसमें मिल जाएगा और इसका लिंक इस वीडियो में भी आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।